Alright, welcome everyone and yes, आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान में तो हुमा एंड अब्दुल्ला और हमारा ट्विटर हैंडल भी बता दें जो मैं क्यों भूल जाती हूँ। आज जियो पाकिस्तान टीवी कुछ भी कहना चाहते हो आज के अहम मसले जो हमने कुछ आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं उस बारे में, या कोई अपनी बात ऐसे ही करना चाहते हैं तो हम तो यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए और अच्छी लगेगी तो आप सबको भी बता देंगे। अच्छा, कभी कभार हम बहुत सी चीजें ऐसे कह देते हैं एंड वी नो, क्योंकि हमें काफी ट्वीट्स आ रही होती हैं एंड वी नो कि दैट इज द सेंटिमेंट एज वेल, लेकिन जब हम कह देते हैं ना तो प्लीज डोंट लीव अस हैंगिंग, डू राइट अबाउट दैट एज वेल एंड टेल अस वेदर यू एग्री विद अस और नॉट। अगर तो आप एग्री करते हैं जो अभी हम पहले बात कर रहे थे तो जरूर हमें लिखें और बिल्कुल इस ट्रेंड को, इस हैशटैग को जो कि ट्विटर पे चल रहा है इसको चलाते रहें, क्योंकि ये चीज जो है ना अच्छा जी, अभी एक और अहम मामला जिससे आवाम बड़े परेशान हैं और परेशानी की बात है भी। हाँ एब्सोल्युटली, और इसी पे चलते हैं। सॉरी, आपको बताएं कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में इलाज और टेस्ट के अखराजात चुपके से बढ़ा दिए गए और सेहत अव्वलीन तरजीह का नारा लगाकर हुकूमत में आने वालों से ये उम्मीद ऑब्वियसली नहीं थी। सूबे के सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज और प्राइवेट मरीज के लिए अलग अलग अखराजात होंगे। पैथोलॉजी लैब के बारे में आपको अपडेट कर दें, 50 रुपए से लेकर 10,000 रुपए और हेपेटाइटिस का पता चलाने का रेट 15 से 10,000 रुपए तक होगा। 18 अकसाम के एक्सरे का रेट 150 से 1,600 रुपए तक होगा। 17 अकसाम के MRI का रेट 3,500 रुपए से 7,500 रुपए और इंजेक्शन के साथ MRI 4,500 से 9,000 रुपए कर दी गई है। 27 अकसाम के CT स्कैन 2,005 से लेकर 5,000 तक और इंजेक्शन के साथ 3,000 से 7,000 और 300 रुपए फी प्रिंट भी वसूल किए जाएंगे। डायलिसिस करवाने के लिए जो कि जिंदगी मौत का मामला होता है, जिसके भी गुर्दे खराब हों या फेल हों, उनके लिए अब 4,000 से 8,000 रुपए तक का रेट हो गया है। और क्या हुआ है? अच्छा जी, आपको ये भी बता दें कि एंजियोग्राफी के रेट जो हैं वो 25,200 से लेकर 45,000 तक मुकर्रर हुए और न्यूरोसर्जरी में 25,000 से 1.5 लाख और प्राइवेट मरीज के लिए 50,000 से 3.5 लाख तक के रेट का रेट जो है वो होगा। ये सारे जो रेट सेट हो रहे हैं हम आपको पूरी फहरिस्त इस वक्त देख रहे हैं एंड यू कैन सी द डिफरेंस एज वेल। प्राइवेट रूम में कंसल्टेंट की फीस जो है वो 2,000 रुपए हर विजिट पर देनी होगी और जनरल सर्जरी 3,000 से 20,000 और प्राइवेट मरीज के लिए 15,000 से 60,000 रुपए तक होगी। और आपको ये भी बता, प्राइवेट रूम विद AC 1 से 2,000 रुपए, प्राइवेट वार्ड 800 और कंसल्टेंट की फीस 1,000 रुपए फी विजिट होगी। सी सेक्शन के 50,000 से 1 लाख तक चार्ज किए जाएंगे और आंख के ऑपरेशन के लिए आपको ये भी बता दें 1,000 से 50,000 रुपए चार्ज होंगे। तो लिहाजा सारी आपने फहरिस्त देख ली है किस तरह हज़ारों में मैं कह सकती हूँ कि ये इजाफा हुआ है। अच्छा जी, अभी हम बात तो करेंगे अपनी कॉरेस्पॉन्डेंट से, लेकिन आपको ये भी बता दें कि कल हमने पूरा दिन वी ट्राई टू गेट इन टच विद पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद। उनको पूरा दिन हमारी पूरी टीम ट्राई करती रही है, उनके PA तक भी हम पहुँच गए लेकिन कोई वहाँ से इन फेवर नहीं हमें जवाब मिला कि वो हमसे बात करेंगी कि नहीं करेंगी। और साथ ही वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गल साहब से भी हमने राब्ता करने की कोशिश की, उनसे राब्ता हुआ भी, उन्होंने कहा मेरा डोमेन नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, ये प्लेटफॉर्म खुला है, हाजिर है, हम ये जानना चाहते हैं कि ये मामला है क्या और आवाम को किस तरह से इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इसी पे जरा मजीद हम बात भी कर लेते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमे फरवा हमारे साथ है। उमे फरवा, पहले तो ये बताएं कि सरकारी अस्पतालों में इलाज के अखराजात इतने महंगे हो गए और इसका किसी को ऑब्वियसली पता भी नहीं चला। ये तो अभी हमें भी पता चला, हमारी टीम ने बड़ी खोज लगाई है। बास टेस्ट तो दुगने महंगे कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत का कोई मौक़िफ़ सामने आया है कि उन्होंने किया क्यों है? जी, अभी तक तो इस तरह से अभी तो कोई इस बात सामने नहीं आई कि ये रेट्स क्यों मुकर्रर किए गए हैं। और ये है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया और तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स पे ये लागू कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नए रेट्स मुकर्रर किए गए हैं वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अवेजा नहीं। जिस तरीके से आज आप लोगों ने बताया है, ये लोग शायद सुन के उनको समझ आ जाए कि जब तक उनके पास पैसे नहीं होंगे वो सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज जो है वो नहीं करवा सकेंगे। और जब इस हवाले से उन लोगों से बात करने की कोशिश की गई, डॉक्टर साहिबा से बात करने की कोशिश की गई, तो उनकी तरफ से ये था कि जी अभी कोई रेट मुकर्रर ही नहीं हुए, जबकि ये सरकारी तौर पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि ये जो नए रेट्स हैं ये फौरी तौर पे लागू कर दिए जाएं।
तो अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसे नहीं आ रही। उनकी तरफ से आपने भी, उम्मे फरवा ने भी राब्ता करने की कोशिश की है वज़ीर सेहत साहिबा से, लेकिन इनका भी राब्ता नहीं हो सका। अवाम क्या कहते हैं उम्मे फरवा? जाहिर है कि इतना बड़ा झटका लगा है और हम एक अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कितने फीसद अप्रॉक्सीमेटली इजाफा हुआ है इन चीज़ों में। पहले डायलिसिस कितने का हो रहा था और अब जब जाहिर है नया रेट तो हमने बता दिया है, कितने गुना हम कह सकते हैं कि इजाफा हो गया, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें होती हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। जी, पहले तो इस तरह से था कि कोई अगर बहुत ज़्यादा गरीब होता था तो वो एमएस जो इंतज़ामिया होती थी उसके ऊपर लिख देती थी कि ये फ्री होगा उसका, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो भी इसी तरह से चार्जेस दे रहे थे, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया। लेकिन वो लिस्ट इतनी लंबी होती है कि लोगों को 4-4, 6-6 महीने के बाद डायलिसिस का टाइम दिया जाता है। और बाज़ औक़ात तो ये भी देखने में आता है कि डायलिसिस की अगर उसको टाइम नहीं मिला तो उस दौरान में ही उसकी हलाकत हो जाती है। अगर आप एंजियोग्राफी की बात करें तो वो भी इसी तरह की सूरत हाल है, एक लंबी, क्योंकि तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर एंजियोग्राफी करने की सहूलत जो है वो मैसर नहीं है। ज़्यादातर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ही ये सहूलत है, लेकिन वहाँ पे नई एमरजेंसी बन गई है, लेकिन मरीज़ों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर लोगों को कई महीने, 1.5 साल, 2-2 साल का टाइम दिया जाता है कि आप एंजियोग्राफी करवाने के लिए आएँ। जी उम्मे फरवा, लास्ट चीज़ और बिल्कुल ब्रीफली आप ये बता दें कि लोगों को जब अचानक पता चला कि ये फीसें तो कहाँ आसमानों को छू रही हैं, तो रिएक्शन क्या था उनका? जी, लोगों को जब ये पता चला है उनका रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह का होना चाहिए था। वो सरापा एहतजाज है कि एकदम से नए रेट्स मुकर्रर कर दिए गए हैं और वो एक गरीब शख्स जो कि दवाई नहीं ले सकता वो यहाँ पर इसलिए आता है कि उसका मुफ्त मेडिसन मिलेगी। मुफ्त मेडिसन का तो ख्वाब तो काफ़ी देर से ही ख़त्म हो गया, अब ये टेस्टों का ख्वाब भी ख़त्म हो गया। यानी मुफ्त इलाज नहीं होगा, पैसे होंगे तो वो सरकारी हॉस्पिटल आएंगे, सरकारी हॉस्पिटल भी आप कह सकते हैं कि प्राइवेट बन गए होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका उम्मे फरवा। हमें अपडेट कर, जो नई हुकूमत है जहां हम इन्हें अच्छे कामों पे सराहते हैं, वहीं ये एजेंडा लेकर आए थे और यही बात करते थे। इनका तो केस ये था कि हम सड़कों पे खर्च नहीं करेंगे, हम मेट्रो बसों पे खर्च नहीं करेंगे, हम आवाम की तालीम और सेहत पे खर्च करेंगे, मतलब क्योंकि ये प्रायोरिटी है। आप वैसे नहीं जा सकते बिकॉज वो तो लिटरली लाखों की बात में चली जाती है। सरकारी में अगर ये हाल हो रहा है तो इंसान जाए कहाँ? फिर वो जब क्वैक्स और इस किस्म के बिल्कुल जाली डॉक्टरों की बात होती है तो फिर इंसान जब मजबूर हो जाता है तो ऐसी जगहों पे जाता है जो आपको ज़रा मुफ्त या सस्ती लग रही हो। सो दिस इज़ सो रॉन्ग, इस पे भी किसी को अटेंशन देनी चाहिए। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ना है, इस मामले पे भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं जियो पाकिस्तान टीवी पर, लेकिन आगे बढ़ते हुए हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, किसी से मिलवाना चाहते हैं। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान में एक ऐसे म्यूज़िक कंपोज़र मौजूद थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामजद भी किया गया था। म्यूज़िक बैंड मिज़मार से मुंसलिक काशान अदमानी बने मशहूर मौसीक़ार साइमन फिलिप की मेज़बान, और ज़बरदस्त मेज़बानी के भी कायल थे वैसे ये इनके, लेकिन हमारी मुलाकात भी इनसे बड़ी अच्छी रही है। तो दिखा रहे हैं, दिखा देते हैं। एक ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद थे, इन्होंने हमारे लिए स्पेशली परफॉर्म किया, देखें। नाइस। साइमन फिलिप ग्रैमी के नॉमिनी रह चुके हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, कंपोज़र हैं। ये पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है, ये इन्हीं से जान लेंगे। और जो इनको लेके आए हैं काशान फ्रॉम द ड्रीम स्टूडियो, उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उन्हीं से पूछ लेते हैं भाई ये क्या ख्याल आया और ये सब कुछ कैसे हुआ। काशान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम ग्लैड कि आपने हमें अपने शो पे बुलाया। बेसिकली आइडिया ये था कि हम पाकिस्तानी इंडस्ट्री में म्यूज़िक तो हम कर ही रहे हैं, बट हम चाह रहे थे कि अब हम अपने आप को ज़रा ग्लोबल लेवल पे इस्टेब्लिश करें। तो साइमन फिलिप से मेरा रब्ता हुआ और मैंने इनको कहा कि ये पाकिस्तान आए, बिकॉज़ ये दुनिया के टॉप ड्रमर हैं और आप जिस आर्टिस्ट का नाम लें इंटरनेशनली उनके साथ उन्होंने बजाया जिसमें, तो मैंने कहा कि इस लेवल के म्यूजिशियन अगर पाकिस्तान आके एक मास्टर क्लास करें यहाँ की लोकल फ्रेटर्निटी के लिए और लोकल म्यूजिशियंस के लिए, जो आके उस मास्टर क्लास पे सीखें और देखें कि इंटरनेशनली किस तरह काम होता है, बिकॉज हम इंस्पायर करते हैं कि वैसी साउंड हम बना सकें या वैसा म्यूज़िक हम क्रिएट कर सकें। ज़रा साइमन से पूछ लेते हैं। साइमन, नाउ वी नो दैट व्हाई आर यू हियर इन पाकिस्तान, व्हाट ब्रॉट you to Pakistan? Obviously Kashan has a very important role to play in that, but when somebody contacted you from Pakistan for the first time, or Kashan contacted you, what was your reaction? Is it your first time here? It's my first time here, yes. How are you liking it? Great.
Fantastic. Yeah, I mean, one particular artist is Nusrat Ali Fateh Khan. I'm a huge fan of. I don't really know much about other music, though, from Pakistan. So I'm learning slowly, and Kashan is going to educate me a little bit more. But you know, it's amazing. All over the world, in different countries, there are some great musicians everywhere. And that's what's exciting about it. And I love, you know, basically it's called world music now. Have you yet tried any of the Pakistani cuisines or not? Oh, yes, I have. Oh, yeah, we've been, well, we went to the barbecue place. Oh, really? Yeah. Very famous, apparently. Serves 8,000 people a day. Right? Is that true? Yeah, something like that. So I was number 7,999. You liked it? Yeah. Oh, it was great, yeah. Thank you so much, Simon. It was great. It was lovely talking to you. Thank you. Thank you, Kashan. So, अभी आप ये ना सोचिएगा कि हमारी गुफ्तगू तो ख़त्म हो गई है, लेकिन एक ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस हमने खुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट किए हैं, ओनली फॉर यू गाइस. साइमन हमारे लिए बजाएंगे और हम एंजॉय करेंगे. नाइस. अच्छा अब्दुल्ला प्लीज, दोनों जो गेस्ट थे हमारे उन्होंने जीन्स और टी शर्ट वगैरह, आपने टाई भी लगा लेनी थी. मेरी बात सुने, 11:30 बजे रिकॉर्डिंग का टाइम था, यहाँ से शो खत्म करते ही भागे थे हम, तो कपड़े बदलने का टाइम नहीं था. स्टाइल एक चीज होती है, वी आर नोन फॉर द स्टाइल. अब्दुल्ला मैं ब्रेक ले रही हूँ, मैंने बात नहीं की. कभी कभी हो जाता है फोपा. अभी आपको एक जबरदस्त रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं लोधरा से. ख्वाजा सराओं को माशरे में बाइज्जत मकाम देने और इन्हें कारामद शहरी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लोधरा में एक लिटरेसी डेवलपमेंट, पंजाब लिटरेसी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तालीमी इदारा बनाया गया है. How commendable is that? जबरदस्त. और अपनी नौयत के इस मुनफरद तालीमी सेंटर के बारे में लोधरा से रजब अली ने एक रिपोर्ट बनाई है जो आपको दिखाना चाहते हैं. इट्स रियली इम्प्रेसिव. ख्वाजा सराओं को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लिटरेसी डिपार्टमेंट के तहत जुनूबी पंजाब के पहले तालीमी बालगा सेंटर का आगाज कर दिया गया है. इब्तदाई तौर पर 20 से ज़्यादा ख्वाजा सराओं ने यहाँ दाखिला लिया है. रोज़ाना 2 घंटे की क्लास होती है. तमाम किताबें बिला मुआवजा फराहम की गई हैं. 3 माह बाद ख्वाजा सराओं का बाकायदा इम्तहान लिया जाएगा. एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर खालिद उमर कहते हैं कि तालीम ख्वाजा सराओं को पुरएतमाद ज़िंदगी की तरफ ले जाएगी. जेंडर के लिए जो हमने ये एक तालीमी सेंटर बनाया है, इसको 3 माह के लिए इनको इब्तदाई तालीम के लिए, ये दर हकीकत ये है कि ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है. बिल्कुल जैसे मर्द और ख़वातीन होती है, इस तरह ये ट्रांसजेंडर भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है. बल्कि शायद एक खूबी का जो इनको भी नहीं पता वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी अगर ये दुआ खुलूस से मांगे तो हमसे ज़्यादा इनकी दुआ कबूल होती है. इनको मुआशरे का इसी तरह हिस्सा बनाएंगे, अपने हिस्सा, और ये अपना नाम लिख पढ़ सकेंगे. और ये बिल्कुल इब्तदाई तालीम के तहत अपने तौर पर ये एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे. इनको इत्मीनान होगा कि हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं और सब कुछ हम कर सकते हैं. डीओ लिटरेसी डिपार्टमेंट शाजिया नौरीन का कहना है कि ख्वाजा सराओं को तालीम देने का मकसद उन्हें माशरे का कारामद शहरी बनाने में मदद देना है. लिटरेसी डिपार्टमेंट ने हमेशा नीड बेस्ड काम किया है. ट्रांसजेंडर हमारे मुआशरे का एक अहम हिस्सा है. हम चाहते हैं कि ये तालीम से आरास्ता हों और एहसन तरीके से ज़िंदगी बसर कर सके, क्योंकि ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है और हमारे मुआशरे के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर को हम एक आला मकाम दे सकें और एक अच्छा शहरी बना सकें. ख्वाजा सराओं के उस्तादों का कहना है कि वो ख्वाजा सराओं को दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम देंगे. इन्हें 2 घंटे का टाइम रोज़ाना देते हैं और रोज़ाना पढ़ाते हैं. दुनियावी तालीम के साथ साथ इन्हें दीनी तालीम भी दी जाएगी. यहाँ दाखिला लेने वाले ख्वाजा सरा तालीम हासिल करने से बहुत खुश हैं. उन्हें खुशी हो रही है कि हुकूमत ने उनके बारे में भी कुछ सोचा है. बहुत ज़्यादा खुश हूँ. ठीक है, तो मैं हुकूमत की शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें इस लायक समझा. ठीक है, हम तो एक नाली के बैठे हुए थे, हमें ला के दुनिया में खड़ा कर दिया गया. हम हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार हैं. थैंक यू, मेहरबानी. हम पढ़ लिख रहे हैं, हमें नाम नहीं लिखना आता था अपना. ठीक है, आज हम मैं नाम भी अपना लिख सकती हूँ, पढ़ भी सकती हूँ. ठीक है, मैं हुकूमत की बहुत शुक्रगुजार हूँ. लिखेंगी, पढ़ेंगी, सुकून से कोई अच्छी नौकरी लगाएंगी. हमारा भी दिल है पढ़ने का. हमें पहले पढ़े हुए नहीं थे, अब हमें पढ़ाएंगे. उस्ताद लोग आते हैं, हमें पढ़ाते हैं. सुकून से हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी कोई मिल जाएगी हमें. हम भी एक अच्छी नौकरी लेना चाहते हैं. ख्वाजा सरा हमारे मुआशरे का वो तबका है
जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। लिटरेसी डिपार्टमेंट पंजाब का ये इकदाम जितना ज़्यादा सराहा जाए उतना कम है। अगर दीगर शहरों में भी ऐसे मराकज़ कायम हों तो यकीनन ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी बदल सकती है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान के लिए रजब अली, जियो न्यूज़, लोधरा। अच्छा, एक छोटी-छोटी कोशिशें अगर सब करें तो ये जबरदस्त बात है। और एक तो इस सेंटर को हम देख रहे हैं, सो दैट इज़ रियली गुड एफर्ट कि किसी ने ये सेंटर भी बना दिया। लेकिन बीच में ख्वाजा सरा जो सारे बैठे हुए हैं, उनकी ईगरनेस टू लर्न, पहली बार वो खुद बता रहे हैं कि हमने अपना नाम लिखना सीखा, हमने अपना दस्तखत किए, यानी इतना उनको डिप्राइव किया गया कि देयर वाज नो एजुकेशन। वो अपने सिचुएशन से निकल भी सकें तो कैसे निकलें, जब कोई ना पढ़ाई लिखाई कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे अपने आप की मदद कर सकते हैं। दिस इज सो गुड। और जाहिर है यहाँ से कोई पीएचडी करके नहीं निकल रहे, लेकिन बेसिक तालीम तो जितनी ज़रूरी है इंसान को ज़िंदगी बसर करने के लिए, वो यहाँ पर दी जा रही है। ऐसा एक सेंटर नहीं, ऐसे हज़ारों सेंटर्स होने चाहिए। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और ज़रा पाक भारत ताल्लुकात से जुड़ा इशू उस पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। एब्सोल्युटली जी, स्टार्ट करते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान पर हमले की कोशिश में मुंह की खाने के बाद भारतीय वज़ीर आज़म से लेकर फौजी माहिरीन तक सब समझ रहे हैं कि फ़ौज के पास सामान पुराना है और हमसायों पर कोई अस्करी बर्तरी नहीं। भारत के पॉलिसी साज परेशान हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में पाक फ़िज़ाइया के मुकाबले में भारतीय फ़िज़ाइया की पसपाई को साफ और सीधी शिकस्त कहा। अखबार ने लिखा कि भारतीय फ़ौज की अहलियत तशवीशनाक हद तक मुतासिर है। जंग छिड़ जाती है तो भारत अपनी फ़ौज को सिर्फ 10 दिन का असलहा फराहम कर सकता है। भारतीय फौज का 68% जंगी सामान घिसा पिटा और नाकाबिल इस्तेमाल है। भारत को एक ऐसी फौज के मुकाबले में पसपाई का सामना करना पड़ा जो साइज में आधी है और जिसका दिफाई बजट भारत के मुकाबले में 1/4 है। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी को राफेल तैयारे याद आ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पर हमले से मुताल्लिक झूठे दावे करने पर मोदी को अपने ही मुल्क में सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ रहा है। और आपको ये भी बताएं कि भारतीय एयर चीफ भी बालाकोट हमले से मुतालिक सवालात पर ठोस जवाब ना दे सके। ऐसे हालात में भी भारत ने पाकिस्तान में 5 मकामात पर हमला करने का मंसूबा बनाया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बताया कि मुसल्लह अफ़वाज ने चौकस रहकर और बर वक्त जवाबी कार्रवाई करके भारत के अज़ाइम खाक में मिला दिए। जो हमें खदशा था वो 5 से भी ज़्यादा जगहों का था 5 से ज़्यादा जगह जी। लेकिन अल्लाह ने किया, वो टल गया। उसमें मैं समझता हूँ कि एक तो हमारी अफवाज की अलर्टनेस, ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस का सक्सेसफुल होना, हमारे सफारती रवाबित, हमारे मिलिट्री लेवल पे रवाबित जिसमें बाजवा ने बहुत मुतहर्रिक थे और हैं और थे। भारत मिसाइल हमले में नाकामी के बाद अवामी मकामात पर दहशत गर्दी करवा सकता है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से आलमी ताकतों को इसकी इत्ला दे दी गई है। अब ज़रा इसी पे मज़ीद तज्जिया करेंगे, तज्जिया लेंगे। इरादा दफ़ाई तज्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया जन साहब, आपने एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब आपने वक्त दिया। बताइएगा, आप नज़र आ रहा है कि भारतीय हुक्काम फ़ज़ाई हमले की नाकाम कोशिश को पाकिस्तान की कामयाबी मानने के बजाय अपनी फ़ज़ाइया की कमज़ोरियाँ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बात ठीक है कि जदीद तैयारे ना होना भारतीय फ़ज़ाइया की शिकस्त की वजह बना? तो ये तो हकीकत है कि अगर आपके पास तैयारे भी अच्छे नहीं, फिर उनकी जो ट्रेनिंग है, जो हमने चीज़ें इसमें नोट की हैं, उसके अंदर तो इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने गलतियां की। बहरहाल मैं तो नहीं बताऊंगा कि क्या गलतियां की, वो जाने और उनकी गलतियां जाने। और हमें तो इस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने अब किया, हमारे पास तैयारे भी ठीक हैं, अपने बनाए हुए तैयारे हैं और जैसे चाहें जब चाहें इनको इस्तेमाल करें। पुराने तैयारे, वो जो उनके यहाँ फ्लाइंग कॉफिन्स का जिनको नाम दिया जाता है, हमने वो तैयारे जो हैं वो अपनी इन्वेंट्री से काफ़ी अर्से पहले से उनको फारिग कर दिया। और अब जितने भी पुराने तैयारे हैं उनको रिप्लेस करने के लिए JF-17 ही इंशाल्लाह मैदान में आता जाएगा, क्योंकि ये तैयारा हम ख़ुद बनाते हैं। तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि हिंदुस्तान जो है वो क्या बहाने बना रहा है कि उसको क्यों शिकस्त हुई। वो हिंदुस्तान का काम है, हमारा नहीं है। मोदी तो न जाने रकम हो चुकी, वो जाने। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान का दिफा इंतहाई मजबूत हाथों में, तो हम सारों को पता है इसका, हम सारे मुजाहिरा भी देख चुके हैं। आपको लगता है कि इसके बावजूद भारत की जानिब से मजीद कोई शरारत हो सकती है?
मैं समझता हूँ कि जिस तरह अपने मुल्क में उसके ख़िलाफ़ नफ़रत फैली है, जिस तरह लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं और वो कह रहे हैं कि भारत की तारीख़ में इससे बढ़ के झूठा आदमी जो है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वो नहीं आया। अब इस सारी जो उसके ख़िलाफ़ इस वक्त फिजा बन चुकी है, इसकी वजह से। शुक्रिया आपका। दिफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब आपसे बात कर रहे थे। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के आप लोगों की ट्वीट्स आ रही हैं, कुछ कंपैरिजन्स भी चल रहे हैं, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू फॉर लविंग अस एंड लविंग आवर शो। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी हम सुबह एक और बात कर रहे थे जो कि पहले घंटे में जहन से निकल गई, लेकिन सोचा कि अब आपसे कर देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कल बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए केस के दौरान, और उन्होंने कहा कि आज से सच का सफ़र शुरू हो रहा है, झूठी गवाही का खात्मा सज़ा मिला करेगी। अब हुआ ये है कि अगर आपके बयान का कोई एक हिस्सा भी, जैसे कहते हैं ना, अगर एक स्टेटमेंट में कोई कॉमा फुल स्टॉप वाला भी झूठ निकला तो वो पूरी गवाही, वो पूरा बयान मुस्तरद हो जाएगा, और अब इसको इंडोर्स किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। तो लिहाजा पूरा एक सच और बीच में एक छोटा सा आपने झूठी सी डाल दिया तो द होल थिंग देन विल बी यू नो इट विल गो अवे। खान साहब ने भी ट्वीट किया, अभी आधा घंटा हुआ उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा वेलकम सीजे स्टेटमेंट ऑन पनिशिंग दोज हु गिव फॉल्स टेस्टिमोनी, जो कि उन्होंने भी कहा जर्नी टुवर्ड्स ट्रूथ इज अ जर्नी टुवर्ड्स नया पाकिस्तान। उसको उन्होंने नया पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया कि नए पाकिस्तान में तो ये वैसे ही चीज़ें नहीं हो सकती, और नेशंस बिकम ग्रेट बिकॉज दे हैव अ हायर वैल्यू सिस्टम। मुस्लिम सिविलाइजेशंस फाउंडेशन वो स्टेट ऑफ मदीना विद ट्रूथफुलनेस एज द कोर वैल्यू। तो लिहाजा बिल्कुल बेसिक उन्होंने बता दिया कि अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो फिर वो जो आपके आइडियल्स हैं नए पाकिस्तान के, एक नई तरीके से हम लोग आगे उभरें, स्टेट ऑफ मदीना की तरह अगर हम लोग रहें, तो वो चीज़ एक नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, चीफ जस्टिस भी ये कहते हैं कि जो झूठी गवाहियाँ हैं ना, इन्होंने निज़ाम अदल को तबाह कर दिया है, और अब होपफुली ये सिलसिला रुकेगा और लोगों को खौफ आएगा सजा से भी। और चीफ जस्टिस ने भी कहा कि इंसानों को नहीं तो अल्लाह का खौफ तो करना ही चाहिए था, लेकिन अब ये सिलसिला बंद होने वाला है कि ये वो बात है कि जो कि एक्चुअली किसी को कहने की जरूरत भी नहीं थी। वी शुड नो दीस थिंग्स ऑलरेडी। जनाब मैथ्यू बर्ट एक डिजाइनर हैं, उन्होंने बच्चों की कहानियों के पसंदीदा किरदारों को लेकर इन्हें प्रोफेशनल अंदाज में दिखाया है, जैसे कि फ्रोजन की आना और आल्सा को ले लें। क्रेजी हैं बच्चे, वैसे अब तक क्रेज है कहाँ? अच्छा, देयर यू गो, एक दफा हम आपको दिखा दें कि हम क्या दिखा रहे हैं। तो कैरेक्टर्स उन्होंने वही लिए हैं, और इश्यूज बड़े अहम है और बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशंस में उन्हें डाल दिया, जैसे कि क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट दिखाया है, और एक किरदार में उनको यूएन एम्बेसडर जैस्मिन जो है वो यूएन एम्बेसडर बन गई हैं, और अपने दौर की मशहूर किरदार मलन अब एक मशहूर लॉयर हैं, जबकि रपेंजल ने न्यूरोलॉजिस्ट का पेशा अपनाया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे जब इनको देख रहे होते हैं, इन कैरेक्टर्स को आइडियलाइज करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो कोई सब्सटेंस होना चाहिए इनमें भी, यानी ये कुछ एस्पिरेशन हो, ये कुछ हो। सिर्फ पापा की प्रिंसेस बनने का गोल ना होना जिसमें कोई बुराई नहीं है पापा की प्रिंसेस, व्हिच इज ग्रेट, लेकिन प्रिंसेस बनने का गोल नहीं होना चाहिए ना। एक न्यूरोलॉजिस्ट बनने का गोल हो सकता है, लॉयर बनने का गोल हो सकता है, कोई पढ़ाई हो, कोई ग्रेजुएशन हो। अच्छा, बेल जो है वो यूनिवर्सिटी चांसलर बनकर खूब जज रही है। साथ साथ हम आपको बता दें स्नो वाइट जो है वो साइकोलॉजिस्ट बन चुकी है। वाह जी, वेरी नाइस। और टियाना ना सिर्फ शेफ हैं बल्कि जेम्स बियर्ड अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं, मतलब बहुत ही हम आगे नहीं निकल गए वैसे। और ओलंपियन जो है 2 दफ़ा, मेरिडा जो है ब्रेव की मेरिडा, वो 2 दफ़ा ओलंपियन भी बन चुकी हैं, तो ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया उन्होंने। और स्लीपिंग ब्यूटी कॉफी कंपनी की सीईओ हैं, और सिंड्रेला एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। दिस इज ब्रिलियंट, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। वैसे यू नो, इफ़ यू थिंक आउट द बॉक्स तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब सभी ने देखी हैं ये डिज्नी की कहानियाँ, ये कैरेक्टर्स से सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन किसके जहन में ख्याल आया कि इनको इस तरह पेश किया जाए कि बच्चों को, बच्चियों को कुछ इंस्पिरेशन भी हो और वो अपने कुछ गोल्स सेट करें। मैं एक बात बताऊं, मैं मैथ्यू बर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे दिमाग में ख्याल आया था, क्योंकि ये सिंड्रेला और ये सारी स्नो वाइट और ये सारी स्टोरीज हैं, ये आजकल के दौर में फिट नहीं आ रही। वाई आर वी गोइंग टू वेट फॉर समबडी टू वेक अस अप और फिर हम अपनी जिंदगी स्टार्ट करें? भाई वेक अप योरसेल्फ गर्ल्स, एंड व्हाई वी वेटिंग समबडी टू रेस्क्यू अस? रेस्क्यू कर ले तो हम तो बेचारे हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल आजकल के नैरेटिव में चीजें फिट ही नहीं आती, और बिसाइड्स ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हमारे वैसे ही दिमाग खराब हो गए थे जब हम छोटे थे। रेस्क्यूअर एंड सेवियर। अभी हम आगे बढ़ेंगे। खवातीन की बात हो ही रही है, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि खवातीन को ताकत मिले तो हमदर्द हुकूमतें बनती हैं, रहम का उनसर आता है, जंगें नहीं होती। खवातीन के ज़ेरे इंतज़ाम दुनिया कुछ और ही होगी। दिलचस्प बहस ज़रा गर्मा गर्म हुई भी है। रोज़नामा डॉन में शाया होने वाली निगत सत्तार के मजमून में बताया गया है कि सन 2000 के अक्टूबर में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें कहा गया कि अमन के क़याम और सालिसी की कोशिशों में खवातीन को ज़्यादा किरदार दिया जाना चाहिए।
और एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से 2017 तक अमन के क़याम में महज 2 से 8% तक ख़वातीन ने काम किया, विच इज़ सो लिटल। और तहकीक से साबित होता है कि जिस अमन अमल में ख़वातीन शामिल हो, इसमें कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो 35% होते हैं। आम हालात में ये शरह इससे भी कम रहती है। औरत जंगें नहीं करवाती है, औरत सिर्फ जंगों में उसके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं उस पर चुप कर जाती है। यानी आज जो दुनिया में हो रहा है वो औरत की मर्ज़ी से तो नहीं हो रहा। औरत बुज़दिल नहीं है, औरत जो है वो खून खराबा नहीं देखना चाहती है, वो अमन पसंद है। अगर अमन पसंद लोग बुज़दिल हैं तो मेरा ख्याल है औरतें भी फिर बुज़दिल हैं। यूनाइटेड नेशंस में काम करके देखा है, बॉस्निया में मैं गई हूँ, ईस्ट तिमोर में मैं गई हूँ, कॉन्गो में मैं गई हूँ, और मैंने जो औरतों की बहादुरी देखी और किस्म की बहादुरी होती है। जहाँ मर्द नहीं बात कर सकता वो खड़े होकर सही बात करती है। क्या बात करती थी आसमा जहांगीर साहिबा, जब भी करती थी कहती हैं औरत जंगें नहीं कराती, औरत उस मैस को समेटती है जो जंगों के बाद बिखर जाता है। और फिर वो अपनी बात तो अगर इमेजिन अ लीडर, बेशक आपकी एक छोटी सी कम्युनिटी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको हेड कर रही हो एक खातून, तो वो अपनी भी सुनेंगी अपने लोगों की, लेकिन वो बड़ी एम्पैथाइज करेंगी अगले से भी। तो वो दोनों का पर्सपेक्टिव देखेंगी कि व्हाट इज़ गोइंग टू वर्क आउट बिकॉज इट इज़ इन अस। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। हमारे पास मेहमान इंतजार कर रहे हैं तो उनके पास चले जाते हैं। दूसरे पहलू पे भी हम आएंगे लेकिन थोड़े वक्त में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सहाफ़ी और समाजी कारकुन मुनीज़ा जहांगीर साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, और उसके बाद हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मोहतरमा आयशा फारूकी साहिबा ने, जो कि टेक्सास अमरीका में काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं। उनकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ मौजूद हैं। तो पहले मुनीज़ा से बात बिल्कुल जी, मुनीज़ा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। एक दिलचस्प बात ये रही है कि जाहिर है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब खवातीन भी उतनी ही मुतहर्रिक होंगी जितने कि मर्द आजकल हमें नजर आते हैं। इसी तरह हुकूमत बनाने वालों में भी खवातीन का पूरा किरदार होगा। आपको क्या लगता है कि खवातीन बरसर इक़्तिदार हो तो जंग के इम्कानात, स्पेशली हम जंग की बात कर रहे हैं, वो वाकई कम हो जाते हैं? हमने देखा है कि जहाँ भी ख़वातीन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं तो वो वहाँ पे अपने बच्चों की फ़लाह बहबूद की बात करती हैं, वो हेल्थ की बात करती हैं, वो तालीम की बात करती हैं, और उनका फ़ोकस हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ही रहता है। भी हम देख लें तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जो ख़वातीन हैं उनका जो एक माइंडसेट होता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, चूँकि अपने से पहले भी वो अपने बच्चों का सोचती हैं। तो वो अब जब इस किस्म के जंगी माहौल में भी हम बैठे हुए हैं तो ये कहा जाता है आम कि जो ख़वातीन होती हैं वो हमेशा अमन की ख्वाहिशमंद होती हैं, और हमने देखा है कि कैसे ख़ास तौर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर, इस खित्ते के अंदर जो ख़वातीन हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के अमन के लिए हिस्सा लिया है। मैं आसमा जहांगीर का ही हवाला आपको दे देती हूँ। जब एक ज़माने में कहा जाता था और चूड़ियों का मजाक उड़ाया जाता था और किसी मर्द का मजाक उड़ाया जाता था कि आप तो कमज़ोर हैं, आप जाके चूड़ियाँ पहन लें, तो उस ज़माने में जब कारगिल वॉर हो चुकी थी और बिल्कुल हालात बहुत ही कशीदा थे और रास्ते बंद थे, तो तब मेरी वालदा आसमा जहांगीर ने एक बस लीड की थी, ख़वातीन से भरी वो बस थी, और वो हिंदुस्तान गई थी एक अमन दोस्ती का पैगाम लेके, और उसी तरह रेसिप्रोकल एक बस इधर पाकिस्तान भी आई थी और उन्होंने चूड़ियाँ बांटी थी, और जो चूड़ियाँ थी वो अमन की चूड़ियाँ थी, वो सिंबलिज़म अमन का। मुनीज़ा, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात हमें याद भी करा दी है। बताइएगा कि ख़वातीन की हुकूमत में बुनियादी तौर पर हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं कि वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो मर्दों की हुकूमत से अलग इसको कर देते हैं या कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? देखिए, चूँकि मैं एक स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री की, तो मैंने थैचर ईरा भी पढ़ा हुआ है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी आपने देखा, हमने दौर यहाँ पे देखा है। 2 दफ़ा वो वज़ीर आज़म इस मुल्क की रही हैं, तीसरी दफ़ा उनकी पार्टी जो है वो हुकूमत में रही है। और अगर आप पाकिस्तान का ही केस देख लें तो उसके अंदर जितने भी औरतों के रिलेटेड रिफॉर्म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ही लेके। बहुत शुक्रिया मुनीज़ा जहांगीर हमारे साथ मौजूद थी। और अच्छा, अभी हमारी गेस्ट इन द स्टूडियो भी हमारा इंतजार कर रही है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आयशा फारूकी हैज़ जॉइंड अस टुडे। आयशा फारूकी हैं काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान इन ह्यूस्टन टेक्सास, करियर डिप्लोमेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा फॉर कमिंग हेयर। और ये रिसेंटली इन्होंने एक किताब भी अपनी पब्लिश की है, म्यूजिंग्स ऑफ ए नोमैड। नाम से पता चल गया कि आप कितनी वेल ट्रेवल्ड हैं और कहाँ कहाँ फिरती हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट द टॉपिक एट हैंड, आपको थ्रू योर एक्सपीरियंस, जितना आप फिर चुकी हैं, जितनी लोगों से आप मिल चुकी हैं, जितनी निगोसिएशंस का हिस्सा आप बन चुकी होंगी, आपको लगता है कि विमेन हैव अ पार्ट टू प्ले और वो बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं, स्पेशली where peace is involved? Thank you so much for having me on the show.
आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने आज चुना है एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। फेमिनिन क्वालिटी है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है, ऑफ पीस मेकर्स एंड पीस बिल्डर्स, ऑफ कोऑपरेशन, फॉर हार्मनी। women are known to build relations, चाहे वो घर में हो, चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे कम्युनिटी में हो। एंड आई थिंक इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, द वर्ल्ड नीड्स मोर पीस मेकर्स एंड ब्रिज बिल्डर्स। सो एज अ डिप्लोमैट आई कंसिडर दिस माई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड दोज ब्रिजेस बिटवीन कंट्रीज एंड कल्चर्स एंड पीपल, बिकॉज वी लिव इन अ वेरी इंटॉलरेंट वर्ल्ड आजकल। और दुनिया में अमन की बात करने का शायद दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू टुडे। अच्छा आयशा जी, आपके इतने एक्सपीरियंस से 2 दहाइयों से ज़्यादा मुहित आपका करियर है, आपने बहुत से ममालिक में सर्व किया है। बाज़ दफ़ा डेडलॉक आ जाते हैं ममालिक के दरमियान भी, कौमों के दरमियान ही, चाहे वो कल्चरल हों या किसी और सतह पे हों, हुकूमती सतह पे हों। बीइंग अ वुमन, या अगर आपके साथ और ख़वातीन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी या किसी और तरफ से ख़वातीन रिप्रेजेंट कर रही थी, आपने देखा कि वो डेडलॉक बातचीत के ज़रिए ख़वातीन की मौजूदगी की वजह से रिजॉल्व हो गया हो और मामला आसानी से आगे बढ़ गया हो? आई थिंक कुछ इश्यूज़ पे ये मेरा तजुर्बा रहा है, स्पेशली जब मैं पेरिस में होती थी कई साल पहले। यूनेस्को में हम पार्टिसिपेट करते थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे, तो यूनेस्को रिलेटेड जो इश्यूज़ होते थे तो अक्सर वो बहुत रात तक निगोसिएशंस डेडलॉक का हो जाती थी शिकार। और फिर हमारे एक ग्रुप था ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड वी वर प्राइमरीली वुमेन एंड वी वुड फाइंड अ क्रिएटिव वे टू ब्रेक द डेडलॉक। तो ये मेरा तजुर्बा है कि ये हो सकता है। और एक आई गेस एंड यू कैन अग्री विद मी और नॉट, एक विल भी होती है टू एक्चुअली मेक थिंग्स वर्क। तो वो एक स्टांस लेना, और एक तो रिजिड स्टाइल होता है आपका कि बस अगर हमारी नहीं मानी गई तो देयर इज़ नो अदर वे अबाउट इट, और फिर एक विलिंगनेस टू एक्चुअली कम टू एन अंडरस्टैंडिंग एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों, क्या वजह है आपकी नज़र में कि इस अरीना में जहाँ डिसीजन मेकिंग है, जहाँ ख़वातीन ये बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं, वो इतने नंबर्स में है नहीं? क्योंकि अभी हम कुछ स्टैट्स भी बता रहे थे, अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, पूरी दुनिया की आधी आबादी ख़वातीन की है, तो वाई आरंट दे इन दोज डिसीजन मेकिंग पोजीशंस? आई थिंक दिस इज़ अ लार्जर सोशल क्वेश्चन। ख़वातीन को आगे बढ़ने में देर मसाइल भी हैं, थोड़े से रुकावटें भी हैं। एक बड़ी अरसे मिलेनिया की एक ट्रेडिशन आ रही है कि ख़वातीन की जगह घरों में है और वहीं तक उनको महदूद होना चाहिए। बहुत चीज़ें बदल गई हैं, बहुत ख़वातीन आगे आ गई हैं मुख्तलिफ़ शोबों में, हर शोबे में तकरीबन, लेकिन अभी भी वो नंबर्स नहीं हैं जो उनकी पॉपुलेशन से मैच करें। सो यू सी दी स्मॉल स्टैट्स ऑफ वुमेन इन लीडरशिप पोजीशंस, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं। हमारे फॉरेन ऑफिस में आवर लीडर इज़ अ वुमन, the foreign secretary. So things are changing for the better. Brilliant. तो आप जरा किताब की बात कर लें। कराची लिटरेचर फेस्टिवल पे आपने किताब, इसकी कहते हैं तकरीब रूनुमाई जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए हुई है, म्यूजिंग्स ऑफ अ नोमैड। जाहिर है नाम से तो हमें पता लगा है कि इनकी सर्विस के बारे में मैं पूछ रहा था इससे पहले ब्रेक में, तो उन्होंने कहा कि एक मुल्क में 3 साल रहना होता है और उसके बाद यू हैव टू मूव ऑन टू अनदर कंट्री और फिर अपने हेडक्वार्टर्स भी रिपोर्ट करना होता है। तो मैंने कहा 3 साल तो, हमारे भी कहा 3 साल तो बहुत कम होते हैं, इसलिए नोमैड। जी बिल्कुल। जो फॉरेन सर्विस का करियर है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स अ करियर ऑफ चेंज, इम्परमानेंस। कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं है, ना घर, ना स्कूल आपके बच्चों के, ना सो एक नोमैडिक सी ज़िंदगी होती है। आप जाते हैं, अपना टेंट लगाते हैं एक जगह पे और आप अपना काम करते हैं, अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और फिर जब वक्त होता है जाने का तो आप अपना सामान बांधते हैं, यू मूव ऑन। सो आई थिंक दैट इज़ वाई दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेज, छोटे छोटे एसेज हैं मुख्तलिफ ज़िंदगी के चैलेंजेस के ऊपर, फ्राम वेरी बेसिक like how to deal with loneliness when you're abroad alone, to something as sublime as what is God and what place does God have in our life. अच्छा आयशा साहब, हम चूँकि challenges की बात कर ही रहे हैं, and coming back to the topic and connecting them, would you recommend योर करियर जो आप करती हैं टू पाकिस्तानी वेमेन एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली जितनी वो बाहर आ रही हैं और बड़े एवेन्यूज़ हैं जहाँ वो जॉब्स वगैरह कर रही हैं, बट ट्रैवलिंग, बीइंग अवे फ्रॉम होम फॉर इयर्स ऑन एंड देन डीलिंग विद चैलेंजेस जो आपके मुल्क में नेशनल लेवल पे हो रहे थे और आप बाहर बैठ के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एज अ वुमन, इज़ दिस अ गुड करियर चॉइस? सी, फॉरेन सर्विस और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, इट्स नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ कॉज, it's a national cause.
एंड अगर आपकी ये मोटिवेशन है दैट दिस इज़ अ कॉज एंड यू वांट टू डिवोट योर लाइफ टू दिस कॉज, देन देयर इज़ अ प्राइस टू बी पेड एंड यू शुड बी विलिंग टू डू दैट. सो इफ़ यू वांट टू डू दैट देन आई वुड रिकमेंड दिस. सर्टेनली ये बहुत फुलफिलिंग करियर है बिकॉज आपके अंदर से आपका एक सेंस ऑफ मीनिंग और पर्पस आपकी ज़िंदगी में मिलता है. अदरवाइज अ जॉब इज़ अ जॉब. हाँ, वरना तो फिर कोई भी दिल नहीं होगा किसी चीज़ में और कोई मकसद नहीं होगा तो फिर तो नौकरी हो जाती है. थैंक यू सो मच. और दिल की बात कर रहे हैं तो बड़ी अच्छा जुमला इसी किताब से हमने निकाला था कि वी ऑल कनेक्ट एट द लेवल ऑफ हार्ट. तो वो जो बात है ना, ये हमारे भी दिल को छू गई है. हम इनसे कहेंगे कि हमारे लिए किताब साइन कर दें हमारे लिए. और साथ साथ आपको शुक्रिया भी कहेंगे. ज़बरदस्त हो गया. अच्छा जी, तो इधर मेरा ख्याल है कि हमने दो बड़ी पावरफुल ख़वातीन से बात करके ये डिसाइड कर लिया है. और मुझे भी थोड़ा सा अगर बीच में डाल दें, अब्दुल्ला, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वेरी इक्लेक्टिक ग्रुप जो हम फॉर्म कर रहे हैं. तो ख़वातीन को, हाँ, यू विल बी अ प्रमोटर. तो ख़वातीन को डेफिनेटली इन जो पोजीशंस में होना चाहिए जहाँ उनकी कोई से हो, जहाँ उनकी राय हो और जहाँ पता हो कि आगे कोई अमन को फ़रोग़ मिल सकता है, तो वहाँ ख़वातीन को ज़रूर डाल लें. एंड नॉट जस्ट अपने स्टैट्स बेहतर करने के लिए, नंबर देने के लिए, बट एक्चुअली टू गेट देयर इनसाइट एज वेल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग हियर. अच्छा जी, मूविंग ऑन नाउ. अभी आगे बढ़ जाएं हम. अच्छा जी, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सब्जेक्ट के लिहाज से दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की 2019 की एक लिस्ट जारी कर दी गई है. और अच्छी खबर इसमें हमारे लिए है, बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है. अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान की भी कई यूनिवर्सिटीज़ ने इस बेहतरीन लिस्ट में जगह बनाई है, जो एक्चुअली एक क्राइटेरिया सेट करती दी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी नहीं है. नस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी समेत कई डिसिप्लिन्स में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में जगह बना दी है. तो ऑल दोस नास्ट स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ इट. और जो लोग अभी ए लेवल्स में हैं या फिर इंटरमीडिएट कर रहे हैं, भाई अपना गोल सेट कर लें कहाँ जाना है. अच्छा, और कौन कौन सी है? और इसमें काफ़ी हैं. बिजनेस एंड मैनेजमेंट, भाई ना सिर्फ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग बल्कि बिजनेस एंड मैनेजमेंट और कल्चर एंड फॉरेस्ट्री और इकोनॉमीटर्स और इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री में भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों की लिस्ट में शामिल किया गया है. इसके अलावा ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एक और नाम, और वेरी वेल रिप्यूटेड लम्स लाहौर, कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और आपकी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी और इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज इस फहरिस्त का. अच्छा, कितनी एक ये बाय द वे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का ये जो गेट टाइप है, ये एंट्रेंस, हाँ, ये जो दिखा रहे थे, मतलब कि हम तो नो यू हैव टू. कितनी प्राउड फीलिंग होती है जब आपकी यूनिवर्सिटी का नाम उसमें आ जाए. जब आप पढ़ रहे होते हैं उस यूनिवर्सिटी में तो आपको नहीं पता होता कि व्हाट इट इज. आपको मजा भी आ रहा होता है, बुरा भी लग रहा होता है, सब कुछ, बट उसकी इंपॉर्टेंस का इतना आपको एहसास नहीं होता. बट देन when you read somewhere after you have graduated, तो बड़ी खुशी होती है कि शुक्र है. जनाब, पाकिस्तान जो है वो स्पोर्ट्स में जब भी कोई ज़बरदस्त काम करता है या चैंपियंस होकर हम आते हैं, तो हम इस प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को ज़रूर लेके आते हैं, प्रमोट भी करते हैं और उनको रिकग्नाइज भी करते हैं. तो एक हुई है 5th पॉलिश इंटरनेशनल क्यूकुशन कराटे टूर्नामेंट हुआ पोलैंड में. और इस पे यूरोप के और दीगर दुनिया से 25 ममालिक ने हिस्सा लिया और पाकिस्तान ने एक वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है. चैंपियन हुए हैं रज़ा उल्लाह खान, उनको हमने मदू किया है. और साथ ही खवातीन की नुमाइंदगी भी थी जिस पे हमें बड़ी खुशी हुई है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा हुई है. इकरा नज़ीर, इन्होंने अपनी वेट कैटेगरी में 3rd पोजीशन ली है और उस टीम को जो लीड कर रहे थे हिदायतुल्लाह खान साहब, मास्टर हिदायतुल्लाह खान साहब, वो भी हमारे साथ हैं. 6 टाइम नेशनल चैंपियन हैं, एशियन चैंपियन हैं और बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर कमिंग हियर. कहाँ से स्टार्ट करें? इधर से कर लेते हैं भाई. आपने तो नई चैंपियनशिप जीती है, तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस. कैसा रहा एक्सपीरियंस और कितनी रिगरस ये ट्रेनिंग होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शिहान इनामुल्लाह खान साहब का, जिन्होंने 1970s में क्यूकुशन कराटे की बुनियाद रखी. और उसके बाद वो ये कारवां चलता रहा. मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ फ़ाइटर्स आते रहे. फ़र्स्ट टाइम इन हिस्ट्री यूरोपियन चैम्पियनशिप, पहले 3rd प्लेस हमारे पास 2 बार रही है मास्टर ज़ियाउल्लाह खान की, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हुआ है कि ये यूरोपियन टूर्नामेंट में पाकिस्तान चैम्पियन बना है. तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया उनका अदा करूँगा कि उनकी वजह से आज हम यहाँ स्टैंड करते हैं. आज हमारे दरमियान वो नहीं है, लेकिन उनका ख्वाब हमारे दरमियान ज़रूर है. वो चाहते थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन बने. अच्छा, अब मुझे ये बता दो रज़ा कि कितने महीनों की ट्रेनिंग के बाद उस लेवल तक पहुँचे कि 25 चैम्पियंस को कम्पीट कर लिया? 1990s में मैंने
क्यूकुशन कराटे, फुल कॉन्टेक्ट कराटे स्टार्ट किया और आज ये दिन है जो हम साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा इकरा, मैं इकरा से ज़रूर पूछना चाहूँगी। इकरा, अभी मैं आपसे ब्रेक में भी बात कर रही थी, तो यानी इट इज़ इन योर ब्लड, तो आप बता रही हैं कि आपके फादर भी कराटे चैंपियन थे? बिल्कुल, मेरे फादर जो थे वो शिहान इनामुल्लाह खान साहब के स्टूडेंट थे, जो कि फाउंडर हैं हमारे क्यूकुशन के। अच्छा। मतलब ऑल मुस्लिम कंट्रीज़ में वो फाउंडर रह चुके हैं। तो मेरे बाबा उनके स्टूडेंट थे और वही इंस्पिरेशन मेरे अब्बा से मुझ में आई, फिर मेरे टीचर्स, और मतलब इस सारी उससे आई हैव बीन इंस्पायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजीशन। अच्छा, ये चीज़ ऐसी है कि जब तक आप किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड ना हो और समबडी वेरी क्लोज, तो आप मतलब बड़े जान और बड़ी स्ट्रेंथ और बड़ी डिटर्मिनेशन चाहिए फॉर टू ट्रेन फॉर समथिंग लाइक दिस। सो मुबारक हो, बहुत ज़बरदस्त। लड़कियां में से कितनी क्यूकुशन कराटे ट्रेन करती हैं? आप अकेली हैं, कुछ हैं 2-4 और भी? जब मैं अपने क्लब में गई थी तो मैं एक ही थी, लेकिन माशाल्लाह से अब क्लब में लड़कियां हैं। ये होती है। तो भाई आप तो इन सब के कोच भी हैं, टीचर भी हैं, मेंटोर भी हैं, और आप जाहिर है सिलसिले को आगे लेकर चल रहे हैं, तो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कभी फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो दुनिया के पास है, लेकिन जाहिर है फिर भी हमें दुनिया से कम्पीट करना है। अब देखिए ना, इस हालात में जब कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की और प्राइवेट सेक्टर की, बस थोड़ी बहुत है, और ये पोजीशन पाकिस्तान ने हासिल की। हमारी जो टीम थी, 16 की टीम थी हमारी, वो होते होते 7 पे आई, 7 से 3 पे आ गए। अगर पूरी टीम हमारी जाती से और 3 गर्ल्स थी और बॉयज़ थे, तो आज पाकिस्तान की पोजीशन और कुछ अच्छी होती। तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब मैं वहाँ गया और मैंने देखे और ममालिक से 30 रुपये टीम आ रही, 30 पीपल आ रहे हैं, 20 पीपल आ रहे हैं ईरान से, तो हमारे 3 थे, तो बड़ा मुझे फील हो रहा था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 ही गए और आप 3 ने भी कमाल कर दिया। एग्जैक्टली, डिफरेंस ये होता है कि 30 लोग भी अगर कहीं से आ रहे हैं तो वो 30 के 30 चैंपियंस नहीं हैं, सारे नहीं जीत रहे, और यहाँ से 3 जा रहे हैं और तीनों जीत के आ रहे हैं, तो मतलब दैट्स अ वेरी बिग। और रज़ा अभी ये बात कर रहे थे, रज़ा मैं हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है, इसलिए आपकी बात मैं करूंगा। और बात ये है कि चाहते हैं सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में कराटे की ट्रेनिंग देना, ताकि बच्चे जो ये पान गुटका शुटका छालिया के चक्कर में पड़े हुए हैं ना, ये फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ। और मैं ये कहूँगी जाते जाते कि हम दोनों ने भी ये रंग पहन लिया जल्दी से कि हम भी लगेंगे हम भी कराटे चैंपियन है, हालांकि दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। कहा मामला जो हमारी टॉप स्टोरीज का भी हिस्सा है, मर्द 1 से ज्यादा शादियां करें लेकिन कुरान का हुक्म सामने रखें, बच्चों और खवातीन के साथ नाइंसाफी से बचना होगा। जामिया अल-अज़हर के इमामुल अकबर का बयान इंतहाई अहम है, मुस्लिम माशरों के लिए तहकीक करने की बात है। शेख अहमद अल तैयब ने कहा कि ज़्यादा शादियों पर अमल बाज़ औक़ात ऐसे होता है जिससे नज़र आता है कि कुरान को पूरी तरह नहीं समझा गया। 1 से ज़ायद शादियाँ करना बच्चों और खवातीन के लिए नाइंसाफ़ी का बाइस बन सकता है। हफ्तावार टेलीविजन प्रोग्राम और ट्विटर पर इनके बयान के बाद बहस शुरू हो गई, जिसके बाद जामिया अल-अज़हर को वजाहत देनी पड़ी कि ग्रैंड इमाम ने ज़्यादा शादियाँ करने पाबंदी नहीं लगाई। शेख अहमद अल तैयब के मुताबिक जो लोग ये कहते हैं कि 1 से ज़्यादा शादियाँ ही करनी चाहिए, वो सब गलत कहते हैं। कुरान में है कि मुसलमान मर्द अगर 1 से ज़्यादा शादी करना चाहे तो उसे इंसाफ के तमाम तकाजे पूरा करना होंगे, और तकाजे पूरे ना करने की सूरत में 1 से ज़्यादा शादी करना उस पर ममनू है। ट्विटर पर एक पैगाम में उन्होंने कहा कि ख़वातीन माशरे के निस्फ हिस्से की नुमाइंदगी करती हैं, और अगर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे तो ये ऐसा ही है जैसे हम एक पाँव पर चल रहे हों। इसी पे बात करते हैं। मजहबी स्कॉलर जावेद अहमद गामदी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया गामदी साहब। फरमाइएगा कि 1 से ज़ायद शादियाँ ख़वातीन और बच्चों के लिए नाइंसाफ़ी का बाइस बन सकती हैं, ये शेख अहमद अल तैयब का कहना है। आपकी क्या राय है इस मामले में? उन्होंने बड़ी सही बात कही है। आम तजुर्बा यही बताता है, जब लोग 1 से ज़्यादा शादी करते हैं तो इंसाफ नहीं कर सकते, और हमारे यहाँ तो इसके इतने शवाहिद हैं कि मैंने अपनी 50 साल की शौरी ज़िंदगी में ऐसे जितने भी मामला देखे उनमें बेइंसाफ़ी ही देखी। अच्छा गामदी साहब, ये भी बताइएगा कि आपकी नज़र में ये शरई मसला कि 1 से ज़ायद बीवियाँ एक ही वक्त में रखना, ये हर माशरे के लिए मुख्तलिफ होना चाहिए या पूरी उम्मत का एक ही तरीक़ेकार पर इत्तफाक ज़रूरी है? ये कोई शरई मसला नहीं है। इसकी सही नौइयत ये है कि इस्लामी शरीयत में 1 से ज़्यादा शादी पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन अगर कहीं हस्तलफी हो रही हो, ज्यादती हो रही हो, तो हर माशरा अपने हालात के लिहाज से कानून साजी कर सकता है। चुनांचे पाकिस्तान में भी इस सिलसिले में कानून साजी की गई है, और बाज़ दूसरे मुल्कों में बहुत अच्छे कवानीन बनाए गए।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे मजहबी स्कॉलर जावेद अहमद खामदी साहब, और अब हमें ज्वाइन किया मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, जामिया अल अज़हर के इमाम उल अकबर का मानना है कि एक से ज़ायद शादियाँ बच्चों और ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी का बायस बन सकती हैं, आप इत्तेफाक करेंगे इससे? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि एक मर्द जो है वो 4 तक निकाह कर सकता है। फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। जब अल्लाह ताला ने 4 तक की इजाज़त दी है तो निकाह दूसरा तीसरा करना कोई हर्ज नहीं है। बाकी उनका ये कहना कि इंसाफ करना मुश्किल है, ऐसी बात नहीं है। हर ज़माने के अंदर इंसाफ हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ थीं और उन 9 बीवियों के दरमियान आपने अदल और इंसाफ कायम किया, और ऐसी हज़ारों मिसालें हैं कि जहाँ पर 2 शादियाँ की हैं और अदल और इंसाफ से काम लिया। अलबत्ता ये कहना है कि ज़रा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कोई आदमी अगर करना चाहे तो नामुमकिन नहीं है। अगर नामुमकिन होता तो अल्लाह ताला कुरान पाक में 2-4 की इजाज़त न दी। अच्छा साहब, ज़्यादातर ऐसे केसेस होते हैं कि एक से ज़ायद शादियाँ कर लेते हैं और फिर बीवियों और बच्चों में इंसाफ नहीं हो पाता। हमने अपने माशरे में कई ऐसी मिसालें देखी हैं। ऐसी सूरत में करना क्या चाहिए फिर? अगर कोई आदमी एक से ज़ायद बीवी करता है और वो इंसाफ कायम नहीं कर सकता और वो ज़्यादती करता है तो दुनिया और आखिरत दोनों एतबार से उसकी पकड़ होगी। दुनिया के अंदर भी होगी कि उसने आदल नहीं कायम किया, और आखिरत के एतबार से भी यह है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो आदमी 2 शादी करे 3 करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके दरमियान आदल और इंसाफ कायम करे। लिहाजा उसको करना चाहिए। अगर कोई ये समझता है कि मैं नहीं कर सकता फिर उसको। बहुत शुक्रिया मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब। और दुनिया में पकड़ होना बड़ा मुश्किल है। मुफ्ती साहब आपने कह तो दिया, आसान है कहना, होता नहीं है। बिल्कुल लोग कर रहे होते हैं और कोई इंसाफ नहीं हो रहा होता, और दूसरी तीसरी बीवी के साथ। अच्छा जी, 2 पर्सपेक्टिव हमने आपके सामने रख दिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आपको बताना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाक़िस मनसूबाबंदी और इसकी कई की गई मुतादिद तब्दीलियों के बाद जहाँ पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मनसूबा की लागत बढ़ी है, वहीं मनसूबा ताख़ीर का शिकार है। पेशावर वाले बड़े तंग हैं, बड़े मुसीबत में मुब्तला हैं, पर्टिकुलरली जिनकी दुकानें, कारोबार, घर मुतासर हो रहे हैं। मनसूबा अब भी नामुकम्मल है, जिस पर वज़ीर आला भी नाला हैं। देखते हैं पेशावर से रसूल रावड़ ने एक्चुअली एक रिपोर्ट बनाई है, देख लें। पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया, ताहम इसे ऐलान करदा 6 माह की मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल नहीं किया जा सका। BRT की तकमील के लिए 3 मजीद डेडलाइंस दी गई, ताहम ये हुकूमती दावे भी दुरुस्त साबित नहीं हुए। मंसूबे पर तमीराती काम के बायस मुख्तलिफ रोड्स पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, जिससे शहरी मुश्किलात से 2-4 है। मिसमैनेजमेंट है इसमें, ये मैनेजमेंट जो है उसने ठीक नहीं की। ये कभी एक तरह का डिज़ाइन बनाते हैं, कभी दूसरी की तरफ का डिज़ाइन बनाते हैं, कोई इसमें प्लानिंग नहीं है। इधर सब कारोबार वाला है, सब मतलब गरीब लोग हैं। कोई भी मतलब 3 महीने से किसी के पास भी काम नहीं आया है। कस्टमर फ़ोन कर रहे हैं कि हम किस जगह किस रास्ते से आए थे। नाकिस मनसूबाबंदी के बायस मनसूबे में वक्तन फवक्तन 1 दर्जन से ज्यादा छोटी बड़ी तब्दीलियाँ की गई। मनसूबे पर 90% से ज्यादा काम मुकम्मल हो चुका है। ताहम अब यूनिवर्सिटी रोड पर एक नए मसले ने सर उठाया है, जहां रोड बस के साइज से कम निकला और अब इसको तोड़कर दोबारा तामीर किया जा रहा है। अभी उसको पता चलता है, ये बसों का वेट उसका मालूम नहीं था कि इसका वेट क्या होगा। अभी उसको पता चल रहा है कि जंगला बस का में इसमें गाड़ियाँ नहीं जा सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो हम जस्ट जंगला जो है इसको रिमूव बोल रहे हैं, इसके वो रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करके इसकी इसी तरह बाहर इसको यही चीज़ बाहर एडजस्ट हो गई। लेकिन थोड़ा सा पहले हमने इसलिए क्लोज किया था कि रोड की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी इसलिए थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रहे हैं ताकि ये इसमें कोई थोड़ा सा इशू है, बस थोड़ी सी टच होती है तो ताकि वो क्लियर हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने BRT से मुतालिक होने वाले मुतअद्दिद इजलासों में मनसूबे पर ताख़ीर के बायस मुतल्लिका हुकाम की सरजनिश की है। हालिया बारिशों के बायस पानी BRT के अंडरपासिस में दाखिल हुआ, जिससे अंडरपासिस पानी से भर गए, जबकि इनके इर्द गिर्द भी पानी खड़ा हुआ, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मंसूबे पर सॉफ्ट ओपनिंग के तहत रोड पर 20 बसें चलाई जाएगी और चंद माह तक बसों पर माजूर अफराद, बूढ़े, खवातीन और बच्चे सफ़र कर सकेंगे। BRT रूट जो है, जो मेन कॉरिडोर है, वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। स्टेशंस जो हैं वो तकरीबन फाइनल स्टेजेस में हैं। BRT पर लागत का तखमीना 49 अरब रुपए लगाया गया था। ताहम रोड्स की कुशादगी BRT के रूट में 1.5 किलोमीटर इजाफे और 2 इजाफी फ्लाई ओवर की तामीर से
मंसूबे की लागत बढ़कर 66 अरब रुपए तक पहुंच गई है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान के लिए कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ रसूल दावड़, पेशावर। इस पे हम कोई तबसरा नहीं करेंगे, ये सिर्फ हम आपको दिखाना चाहते थे। इंशाल्लाह विल सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। See ya. खुदा हाफिज़।